मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि देखें ये हमारे पास इस तरह से अब हमने जो है वो डिसीजन वेरिएबल्स की कोफिशिएंट हमने यहाँ पुट कर दिए। इसके बाद जो है वो हमने देखना है कि कितने हमारे पास कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट बनेंगे, 2 + 2 4 + 3 7, so we will have 7 constant. And the second important thing is हमारे पास मॉडल कौन सा बैलेंस मॉडल है, दैट इज डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो 8 + 5 हमारे पास टोटल 1300 यूनिट्स की कैपेसिटी है, और हमारी जो डिमांड है कस्टमर डिमांड्स वो भी 1300 यूनिट्स की ही है, दैट इज 600 4 और 2 600 1200 + 50 50 दैट इज 1300। सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट राइट नाउ। मैं आप लोगों को वहाँ पे लिखना सिखा दिया था। जब हम अब सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग लिखने लेते हैं, दैट इज 1 से 3 1 से 4 1 एंड इक्वल्स टू द डिमांड लेस देन इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ 1। फिर सेकंड कांस्टेंट जो बनेगा वो बनेगा 2 से 3 और 2 से 4, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ 2। अच्छा, फिर हम क्या किस तरह से लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3 1 1 2 और 3 4 हो गया। अब 3 से हमारे पास 4 3 से 5 3 से 6 और 3 से 7 जाएगा। ये देखें 3 से 5 6 7 जाएगा, तो 3 से 5 ढूंढते हैं। 3 से 5 कॉन्स्टेंट नंबर 3 में 3 से 5 ये रहा, 3 से 5 3 से 6 3 से 7, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 3 के पास आया कहाँ से, 3 के पास आया 1 से और 3 के पास आया 2 से, तो 1 से 3, अब यहाँ जहां से आया वहां -1 लिखेंगे, तो 1 से 3 सर ये माइनस वाली बात दोबारा बता दें। देखें 3 के पास आया कहाँ कहाँ से, 3 के पास ये रिसोर्सेज के पास आई कहाँ से, 3 के पास आई 1 से। देखो 1 3 के पास कहाँ से आई थी, 3 के पास आई थी 1 से, 3 के पास आई थी 2 से, और 3 ने आगे किसको भेज दिया, 5 को भेज रहा है, 6 को, 7 को। तो जहां सेंड कर रहा है वहां 1 टाइप करें, जहां से आ रही है वहां -1, क्योंकि वो इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाएगा, वापस इस तरफ आता है तो माइनस हो जाता है ना। -x13, तो x13 तो ऊपर लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, माइनस। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू के उस तरफ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे वापस लेके आएंगे तो माइनस में हो जाती है ना। तो हम सिर्फ यहाँ कोफिशिएंट लिख रहे हैं, वेरिएबल्स तो ऊपर लिखे हुए हैं। तो 3 ने सप्लाई किया, 5 को 3 ने सप्लाई किया, 6 को 3 ने सप्लाई किया, 7 को 3 के पास रिसीव कहाँ से हुए थे, 3 के पास रिसीव हुए थे 1 से, तो -1 लिखेंगे यहाँ, जहाँ से रिसीव हुए थे वहां -1 लिखते हैं। और 3 के पास कहाँ से रिसीव हुए थे, 2 से, 3 के पास 1 से और 2 से रिसीव हुए थे, 1 और 2 हमारे पास सोर्सेज हैं। ठीक है, इसी तरह से 4 ने कहाँ कहाँ डिलीवर किए, कॉन्स्टेंट नंबर 4 ने डिलीवर किए 5 को, 6 को, 7 को। 4 का मतलब हमारा वेयर हाउस 2 है। 4 ने डिलीवर किए 5 को, 6 को, 7 को, और 4 के पास आए कहाँ से, 4 के पास भी 1 से आए थे और 2 से आए थे, तो 1 से 4 ढूंढेंगे, ये रहा 1 से 4, ये रहा 1 से 4, इधर 1 माइनस का 1 लगा देंगे, ये रहा, और 2 से 4 ढूंढेंगे, ये रहा 2 से 4 -1, तो यहाँ से इसके पास आए और डिलीवर इसने यहाँ कर दिए। ठीक है, बाकी वो उसी तरह से होंगे, डेस्टिनेशन सोर्सेज और डेस्टिनेशन वैसे ही होंगे, वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट में आपने बस ये माइनस वाला लाना है। फिर उसके बाद अब आप पहुंच गए डेस्टिनेशन के, तो 5 के पास कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है 5 के पास, और 4 से आ रहा है, तो 3 से 5 और 4 से 5 ढूंढेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। 3 से 5 ये रहा और 4 से 5 ये रहा, ये देखें इन दो जगहों को 1 कर दिया हमने। 3 से 5 5 के पास 3 से आ रहा है और 4 से आ रहा है,
और कितना आना चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द डिमांड ऑफ 5। 5 की डिमांड कितनी है, 250। इसी तरह से 6 के पास कहाँ से आ रहा है, 6 के पास भी जो है वो वेयर हाउस 1 और 2, वेयर हाउस 1 2 का मतलब 3 और 4 है, तो वेयर हाउस 2 और 4 का मतलब 3 और सॉरी, वेयर हाउस 1 और 2 का मतलब 3 और 4 है, तो 3 to 6 और 4 to 6 ये आया 6 के पास इन 2 पॉइंट से, और कितना आना डिलीवर होना चाहिए, उतना डिलीवर होना चाहिए जितनी उसकी डिमांड है, उससे ज्यादा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 यूनिट्स। और 7 के पास कहाँ से डिलीवर हो सकता है, 3 से 7 आएगा, सर हाँ 3 से 7 आएगा और 4 से 7 आएगा, तो और कितना आएगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू द डिमांड ऑफ 7। जी 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 बिस्मिल्लाह, कोई क्वेरी है? सर ये जो 5 है इसमें 1 एक मिनट, रिकॉर्डिंग। सो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए एलपी से रिलेटेड वो यही है कि आपके नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं और कॉन्स्टेंट्स कितने बनेंगे। या आप जब डेटा वहां पुट करेंगे एलपी मॉडल के अंदर और मिनिमाइजेशन के अंदर चेक लगा देंगे, और ये डेटा एज इट इज ऐसे यहाँ से यूं करके कॉपी करेंगे। ये सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वहां ले जाके पेस्ट कर देंगे और सॉल्व का बटन प्रेस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, सॉल्यूशन इसके ऊपर दिए हुए हैं, सॉरी, देखें इस तरह से आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये वाला कि किस सोर्स से किस वेयर हाउस तक कितना जा रहा है, 1 से 3 कितने यूनिट जा रहे हैं, 100, 1 से 4 700। ठीक है वो, अच्छा, तो 1 से 3 का मतलब है फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1, तो ये देखो मैंने लिख दिया है वहां पे, फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 कितने यूनिट जा रहे हैं, 100। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी वहां की, 10। ये कहाँ से पता चली मुझे, पर यूनिट कॉस्ट ये लिखी हुई, ये लिखी हुई पर यूनिट कॉस्ट थी 10। ठीक है, ये अगर आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप एक फैक्ट्री लिखते हैं, पहले फैक्ट्री से वेयर हाउस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लें, फिर वेयर हाउस से कस्टमर की, तो ये बार बार फैक्ट्री वन लिखने की जगह एक फैक्ट्री से वेयर हाउस 1 पे भी जा रहा है, उसी से वेयर हाउस 2 पे भी जा रहा है, तो आप मर्ज करके एक दफा भी लिख सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री वन से वेयर हाउस 1 और 2 को जो डेटा गया वो ये रहा, तो आप इसको बॉक्स में बना दें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फैक्ट्री 2 आप इसी तरह से बार बार लिखने की जगह मर्ज करके एक दफा लिख लें, और उससे वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 2 को कितना डेटा गया, तो वो आपको यहाँ से पता चल रहा होता है। आपको ये बस याद रखना है कि निक नेम जो है वो आपने जो रखे थे उनके ओरिजिनल नेम क्या थे, बस ये आपको बस याद होना चाहिए। यानी कि 3 आपने निक नेम रखा था वेयर हाउस 1 का, ठीक है, और 4 आपने निक नेम रखा था वेयर हाउस 2 का। तो आपको 1 से 3 कितने यूनिट जा रहे हैं, 100, 1 से 4 यानी कि वेयर हाउस 2 की तरफ जा रहे हैं 700, इसी तरह से 2 से वेयर हाउस 1 की तरफ जा रहे हैं 500 यूनिट्स। देखिए हमने, सर हाँ जी जी, सर स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें। अच्छा ओके, ओके ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पूरा डेटा हमने बना लिया, जब हमें पता चल गया फैक्ट्री 1 2 से भी वेयर हाउस 1 तक तो किया था, वेयर हाउस 2 तक गया ही नहीं, 0 पर यूनिट हमने वहां से लिख लिया था डेटा टेबल से। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो है टोटल यूनिट्स, तो ये हमारे पास फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 की कॉस्ट आ गई, इसी तरह से फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 पे डिलीवर होने वाली यूनिट्स की कॉस्ट आ गई, इसी तरह से ये, तो हमने यहाँ सम कर लिया इन सारी कॉस्ट को, तो ये हमारे पास 21,000 कॉस्ट हमारे पास इनकर हुई है फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस। अब हम वेयर हाउस से आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन
यूनिट जो है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट अपनी डेस्टिनेशंस तक पहुंचाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वेयर हाउस से तीनों कस्टमर को भेज सकते हैं, तो ठीक है। तो इसी तरह से आप वेयर हाउस को तीन तीन ऑल थ्री सेल्स को मार्जिन सेंटर कर दें आप, ठीक है। वेयर हाउस 1 से कस्टमर नंबर 1 2 3 कितने यूनिट्स गए कैसे पता चलेंगे? वेयर हाउस 1 का मतलब है आपका 2 3 और कस्टमर 1 का मतलब है 5। तो 3 से 5, 3 से 6, 3 से 7, यहाँ देखो लिखा हुआ होगा 3 से 5 कुछ नहीं किया, 3 से 6 भी कुछ नहीं किया, 3 से 7 600 यूनिट गए, तो हमने लिख दिया 3 से 7 600 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट उनकी हमने वहां से डेटा टेबल से लिख दी थी, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। रिजल्ट आ गए यहाँ तक के। फिर इसी तरह से वेयर हाउस 2 से, यानी कि दैट इज 4 से 5, एक मिनट, 4 से 5, 4 से 6 और 4 से 7 कितने यूनिट्स गए पर, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? 4 से 5, ये रहा 4 से 5 इतने यूनिट्स गए, 4 से 6 इतने यूनिट्स गए और 4 से 7 कोई यूनिट नहीं गया, हमने जीरो पुट कर दिया। पर यूनिट कॉस्ट हमने प्रीवियस डेटा टेबल से लिख ली, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है सब। और इस तरह से बाकी जितनी भी कॉस्ट थी इन सबको सम कर लिया, तो 19,300 कॉस्ट आ गई आपकी वेयर हाउस से कस्टमर तक डिलीवर करने की, और 21,000 आपके पास आ गई सोर्स से वेयर हाउस तक डिलीवर करने की। तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास इनकर हुई है वो इन दोनों को सम कर लेंगे। तो हम जो है वो टोटल कॉस्ट कितनी आई है F2, ये देखिए, सोर्स से वेयर हाउस प्लस वेयर हाउस से डेस्टिनेशन इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, ठीक है। और ये देखें जो टोटल कॉस्ट हमने इस तरह से कैलकुलेट की वो वही आई थी जो कि हमारे डेटा रिजल्ट की आई थी, ये देखें 40,300 हमारी कॉस्ट आई है। तो इस तरह से हम जो है वो अपना एक ट्रांसशिपमेंट मॉडल का बैलेंस मॉडल सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से फिर अनबैलेंस मॉडल में वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि एक रिसोर्स बढ़ जाएगी डमी की वजह से, डिमांड जहाँ ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई और लेस देन सप्लाई में एक ही जैसा होता है, आपको पता है। ट्रांसशिपमेंट क्या कहते हैं, एलपी मॉडल एक ही तरह बनता है। एलपी मॉडल में डिफरेंट कहा होता है जहां हमारे पास डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई के मुकाबले में। तो इसी तरह से चाहे इक्वस टू का बनाएंगे या, एक मिनट आपका क्वेरी ले रहा हूँ, इक्वस टू का बनाएंगे या लेस देन का बनाएंगे, तो इसी तरह से बनता है आपका एलपी मॉडल। लेकिन ग्रेटर देन का बनाएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपके पास डमी फैक्ट्री ऐड होती है, एक फैक्ट्री ऐड होने पे जितने हमारे पास डेस्टिनेशंस होती हैं उतने से वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ जितने से वेयर हाउस होंगे उतने से आपके डिसीजन वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे एक फैक्ट्री उसकी वजह से, और एक फैक्ट्री की वजह से हमेशा एक कांस्टेंट बढ़ जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये आगे अभी हम जो जब अनबैलेंस मॉडल भी देख लेते हैं तो फिर वहां से हमारी क्वेरीज क्लियर सर हो एक बात जाएगी, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास होता है डिमांड, जो डिफरेंट टाइप का केस होता है, दैट इज डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास डीपू 1 डीपू 2 डीपू 3 या वेयर हाउस 1 कह दूं या गोडाउन कह दूं, एक ही बात होती है। तो यहाँ इस केस में हमारे पास अगर आप नोट करें तो हमारे पास तीन हमारे पास जो है वो वेयर हाउस हैं और 4 डेस्टिनेशन है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक, जब हमने इसको क्रॉस चेक किया सप्लाई यूनिट्स को, तो हमें पता चला 4,000 यूनिट्स की सप्लाई थी, कैपेसिटी थी हमारी, ठीक है। और जब हमने इसके डिमांड को, कस्टमर्स की डिमांड जो आ रही थी हमारे पास ये वाली, जब हमने इन कस्टमर डिमांड्स को ऐड किया तो हमें पता चला कि कस्टमर डिमांड जो है वो तकरीबन 4,660 यूनिट्स की आ रही है। जब डिफरेंस निकाला सप्लाई माइनस डिमांड तो डिफरेंस नेगेटिव आया, 660 यूनिट से हमारा डिमांड ज्यादा है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुकाबले में। हमने क्या किया, अब हमें जो है एक डमी प्लांट ऐड करना पड़ेगा। आपको बताया था जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में करते थे वैसे ही ट्रांसशिपमेंट में भी करेंगे, डमी प्लांट यहाँ ऐड करेंगे। फर्क क्या है यहाँ, डिफरेंस ये है, ट्रांसपोर्टेशन में बस हम हाईलाइट कर देते थे किसको ना कहना है किसको हाँ कहना है, यहाँ हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी,
ये डिफरेंस है। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। सॉल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट्स में कुछ एडिशनल कॉस्ट ऐड हुई होती है, उसके अंदर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करके रिजल्ट को वापस नॉर्मल और एक्यूरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास सप्लाई, अगर आप देखें तो सप्लाई की और डिफरेंस इतने का आ रहा था 600 का, इतने से हमने एक डमी प्लांट ऐड कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ 2 वी हैव 3 सोर्सेस। कॉन्स्टेंट अब कितने बनेंगे, जितने भी बन रहे थे एक कॉन्स्टेंट इजाफी बनेगा अब। तो पहले बन रहे थे 3 + 2 5 और 3 4, 5 और 4 9, अब 10 कॉन्स्टेंट बनेंगे। ठीक है, 10 कॉन्स्टेंट यहाँ से बनेगा। सिमिलरली कितने से हमारे डिसीजन वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, एक डमी प्लांट के ऐड करने से जितने हमारे पास वेयर हाउसेस हैं इतने हमारे डिसीजन वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। तो 3 डिसीजन वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि 3 वेयर हाउसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब न्यू नेम दे देते हैं इनको 1 2। अब याद रखिएगा 1 2 के बाद 3 वेयर हाउस नहीं है, 3 अभी भी प्लांट ही है। 4 से वेयर हाउस शुरू हो रहे हैं, 4 से 6 तक वेयर हाउसेज है और 7 से 10 तक कस्टमर्स हैं। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए ताकि आप लिखते हुए कंफ्यूज ना हो कि आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं डेटा। 1 से 3 की बात हो रही है तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, 4 से 6 की बात हो रही है तो यू आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउस, 7 to 10 you are talking about the destinations। ठीक है, कॉन्स्टेंट उसी तरह से बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आप सारे इसी तरह से लिख दें, ये प्लस ये 25 to 29, फिर ये लिख दें लाइन से, फिर इधर 0 0 लिख दीजिएगा। देखें इसमें 0 0 लिख देंगे, बीच वाले नहीं लिखा, नहीं लिखने का मतलब 0 है। सॉफ्टवेयर में नहीं लिखने का मतलब 0 एज्यूम होता है क्योंकि डमी प्लांट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट तो होती नहीं है। फिर पर यूनिट कॉस्ट 4 से 7, 4 से 8, 4 से 9, फिर पर यूनिट कॉस्ट 5 से 7, 5 से 8, 5 से 9, फिर पर यूनिट कॉस्ट जो है 6 से 7, 6 से 8, 6 से 9। तो ये देखें आपने हमने सारी लिख दी हैं। ठीक है, 6 से 9 सारी लिख दी यहाँ पे, और 6 से 10। ठीक है।